देखिए नया सवेरा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। गठबंधन की अपनी अपनी सियासत, ममता बनर्जी और राहुल गांधी यानी टीएमसी और कांग्रेस, कभी अदावत कभी मोहब्बत। क्या है इसके पीछे की वजह? कांग्रेस के वोटर लिस्ट से लेकर डीएमके की नई शिक्षा नीति और 3 भाषा पर सियासत के क्या है आखिर मायने, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मॉरिशस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस जिसे भारत से बाहर मिनी भारत कहा जा सकता है, आज भी भारत की भाषा, धर्म, परंपरा और संस्कृति को सहेजे हुए मॉरिशस में भारत की खुशबू महसूस की जा सकती है। तो मॉरिशस में मोदी मोदी आपको दिखाएंगे, इस खबर पर भी विस्तार से चर्चा। बिहार में चुनावी हलचल तेज, मिथिला में सीता जी का मंदिर बनाए जाने को लेकर। जी, सीता माता मंदिर का तेजस्वी यादव आखिर क्यों कर रहे हैं विरोध? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से की मुलाकात। पीएम ने राष्ट्रपति को दिया महाकुंभ का गंगा जल। मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिव सागर रामगुलाम और मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को लोकसभा में किया पेश। कांग्रेस और टीएमसी ने किया बिल का विरोध। मणिपुर बजट पर चर्चा और वोटिंग भी आज है सूचीबद्ध। एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी की बैठक आज। संविधान और कानून से जुड़े विशेषज्ञों के साथ होगा विचार विमर्श। पश्चिम बंगाल में फिर से हिंदू मंदिरों पर हमले और मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना को लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा से किया वॉकआउट। भाजपा ने टीएमसी की सरकार को बताया हिंदू विरोधी। और मिथिला में बनेगा सीता माता का भव्य मंदिर। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान पर महागठबंधन ने बोला हमला। राजद सहित कई नेताओं ने सीता जी के मंदिर की जगह स्कूल और अस्पताल बनाने की मांग की। बीजेपी ने कहा जानकी के जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण से मिथिला के विकास के साथ विरासत का भी होगा सम्मान। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉरिशस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर है और मॉरिशस में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। और मॉरिशस अपने आप में अनोखा देश है, भारत के बहुत करीबी है और मॉरिशस में अगर मिनी इंडिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर पोर्ट लुई पहुंचे। मॉरिशस के पीएम ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी का माला पहनाकर उनकी अगवानी की। इतना नहीं, पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ साथ सभी 34 मंत्रियों समेत 200 दिग्गजों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मॉरिशस के डिप्टी पीएम, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य, तमाम सांसद, विधायक, राजनीतिक दल और धार्मिक नेता शामिल थे। पीएम ने इसके लिए अपने समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलाम का आभार जताया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी यात्रा एक बहुमूल्य मित्र के साथ बातचीत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक अद्भुत अवसर है। पीएम का स्वागत लोगों ने सलामी देकर किया, तोपों की सलामी देकर किया गया। पीएम मोदी को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ध्यान रहे कि इससे पहले 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस का दौरा किया था। पीएम आज
मॉरिशस के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात भी की। पीएम आज एक समारोह में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। पीएम की यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। पीएम कल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पीएम की इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण और व्यापार के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मॉरिशस दरअसल भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी और हिंद महासागर में प्रमुख साझेदार है। वहीं भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। पीएम के होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जमा हुए। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम से मिलकर भारतीय समुदाय उत्साह और उल्लास से लबरेज दिखाई दिया। पीएम के अभिनंदन में भोजपुरी संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। गीत गवाई के जरिए पीएम के आगमन पर खुशी और उत्साह की भावनाएं व्यक्त की गई। तो भोजपुरी भाषा में गीत गाकर पीएम का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में सर शिव सागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन गए। पीएम ने वहां मॉरिशस के राष्ट्रपति माने जाने वाले सर शिव सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल मॉरिशस के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। अंग्रेजी राज के जमाने में बिहार के भोजपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों से हमारे ही पूर्वजों को गिरमिटिया मजदूर के तौर पर मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम और जाम्बिया जैसे देशों में भेजा गया था। सर शिव सागर राम गुलाम, जिन्हें अक्सर चाचा राम गुलाम या SSR कहा जाता था, मॉरिशस के चिकित्सक और राजनीतिज्ञ रहे। उनके पिता मोहित राम गुलाम बिहार के भोजपुर जिले से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर मॉरिशस गए थे। मॉरिशस जैसे देश में आज भी भारतीय मूल के लोगों की लगभग 70% आबादी है, जहां ये लोग भारत की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, धर्म और परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं। ऐसे में मॉरिशस के रहन सहन, धार्मिक उत्सवों, परंपरा और संस्कृति से भारतीयता की सुगंध आती है। तो सबसे पहले किस तरह से भारतीयों ने, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर क्या उनका रिएक्शन रहा, कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। यात्रा जो है मॉरिशस के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए सुखद रहे। और इससे पहले आए थे मोदी जी, तब भी हम गए थे स्वागत करने। आज भी हमको मौका मिला। हमने मोदी जी को बहुत करीब से देखा। हम गुजराती है, मोदी जी भी गुजराती है। He is like my role model. I really feel like he motivates me in my life. बड़ा ही अच्छा अनुभव था। He is really like, his personality is very charming and it was really inspiring to watch him. हम लोग बहुत 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 एक्साइटेड थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा लगा। सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले, सर ने हमसे हाथ भी मिलाया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर। आने वाले अगले 5 सालों में ये जो दोस्ती है ये और भी गहरी हो। जैसे हमारे वेदों में कहा गया अतिथि देवो भव, उसी परंपरा को हम यहाँ निभाते हुए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत किए मॉरिशस की धरती पर। और सीधे रुक करेंगे मॉरिशस के पोर्ट लुई का, जहां हमारी संवाददाता जया सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। जया, कहा जा रहा है कि मॉरिशस में एक मिनी इंडिया का फील आप ले सकते हैं और भारत की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की परंपरा, धर्म, सब कुछ उसको महसूस किया जा सकता है वहाँ की मिट्टी में। और आप जबकि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के, जिसको कहते हैं कि सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो भी अपने जैसे ही लगते हैं मॉरिशस के लोगों को। क्या कुछ फील, क्या कुछ भावनाएं, कैसे व्यक्त करेंगी इन भावनाओं को आप? बिल्कुल निखिल, जहां पर मॉरिशस में अतिथि देवो भवो की बात हो रही है, भोजपुरी के गीत सुनाई दे रहे हैं, तो यकीनन एक छोटा भारत ही तो है जहां पर भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, भारत की रीति रिवाज, हमारी भाषा, इस सब कुछ समान है। और इसी साझी संस्कृति के साथ भारत और मॉरिशस हाथ थामे इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृति की ये जो जड़ें हैं ये बहुत ही प्राचीन है, ऐतिहासिक संबंध है भारत और मॉरिशस के। जिस तरह से आपने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनके पिता ने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया। जिस तरह से उनके पिता यहाँ पर एक इंडेंचर
श्रमिक के रूप में यहाँ पर आए थे, उसी लिहाज से यहाँ पर भारतीय यहाँ पर आए थे उस वक्त, और उसकी चौथी पीढ़ी इस वक्त चल रही है। लेकिन उस चौथी पीढ़ी ने भी उस भारतीयता को कायम रखा है, अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को वो भूले नहीं है, अपनी भाषा को वो भूले नहीं है। आज अपनी बच्चों को भी वही रीति रिवाज, वही भाषा से वो रूबरू कराते हैं। यहाँ पर स्कूलों में हिंदी सिखाई जाती है, और अब हर त्योहार में जो रंग जमता है वही रंग जमता है जो भारत में है। भारतीयों की ये बहुत खासियत है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो लेकिन अपना एक छोटा सा भारत जरूर बसाएंगे, और मॉरिशस इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको भारत की याद दिलाएंगी। भारतीय लोग, भारतीय मूल के करीब 70% लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो मॉरिशस के लोग हैं उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया है, और ये सम्मान है भारत के लिए, भारत की उस हाथ बढ़ाने की जो उनका, भारत का जो प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो उनका काम है, जिसकी वजह से भारत ही नहीं आज विदेशों में भी उन्होंने वो विश्वास जीता है, वो स्नेह जीता है, वो सम्मान जीता है। और एक बेहद विश्वस्त पड़ोसी के नाते भारत लगातार मॉरिशस के काम साथ खड़ा है, और यही कहीं ना कहीं वो सम्मान झलक नजर आती है जब भी प्रधानमंत्री का जिक्र आता है मॉरिशस में, भारत की बात होती है। आज सुबह बेहद खूबसूरती से उनका स्वागत किया गया। सुबह 6 बजे उठकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और उसके बाद बहुत ही अच्छी बात, जब वो होटल पहुंचे तो भोजपुरी संगीत से उनका स्वागत किया गया। गीत गवई एक बहुत ही प्राचीन ये परंपरा है गीत गाने की, जो नजर आती थी शादियों में। उस वक्त शादियों में आपके जो लोग समारोह होते हैं उसमें गीत गवई का जो पारंपरिक जो शैली है गीत गाने की, वो बेहद लोकप्रिय है। लेकिन मॉरिशस में उसको सुनना वाकई एक बेहद सुखद एहसास था। तो भारत, अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र, विरासत, संस्कृति, इन तमाम चीजों का एक संगम यहाँ पर नजर आता है भारत और मॉरिशस के अटूट संबंधों में, और यही वो जो संबंध की खूबसूरती है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी जया, प्रधानमंत्री ने जो एक्स पर जो उनका ट्वीट आया है वो भी भोजपुरी भाषा में ही है, बहुत बहुत अनोखा, बहुत अद्भुत और दिलों को छूने वाला भी है। ऐसा लगता है कि वो जो रिश्तों की गर्माहट है वो सीधा, जिसको कहते हैं कि दिल से दिखाई पड़ती है। और प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इस यात्रा के दौरान एक बहुमूल्य मित्र के साथ बातचीत और तमाम जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने का वक्त मिलेगा और उसका मौका मिलेगा। किस तरह से देखती इस विजिट को सहयोग के लिहाज से, मित्रता को आगे ले जाने के लिहाज से? बिल्कुल, संस्कृति तो इसका एक पहलू है। भारत और मॉरिशस को जो बेहद गहरी एक संबंध में यहाँ बांधता है, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है, प्रधानमंत्री की यात्रा को काफी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक कोशिश है कि संस्कृति से आगे बढ़कर हम विभिन्न जो और क्षेत्र हैं उसमें अपने दायरे को बढ़ाते हुए भारत और मॉरिशस के सहयोग को और प्रगाढ़ करें। हो भी क्यों ना, यहाँ पर बात होती है सबसे विश्वस्त पड़ोसी की, तो वहां पे भारत नाम आता है। अगर कोई आपदा आती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत यहाँ पर सबसे सामने आता है। बात हो कोरोना की, या हाल ही में मॉरिशस के एक टापू पर जहां पर एक तूफान आया था, उसमें भी भारत सबसे पहले एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आया। भारत की सहायता से जितनी तमाम जो विकास की योजनाएं चल रही हैं वो मॉरिशस की तस्वीर को बदलती हुई नजर आती हैं। आज बोटानिकल गार्डन की आपने तस्वीर देखी, बोटानिकल गार्डन भी एक ऐसा उदाहरण है जिसके विकास और जिसके संरक्षण के लिए भारत से सहायता दी गई है। पर्यावरण बात करें विभिन्न व्यापार की, तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और मॉरिशस और बेहतर रिश्तों की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। द्विपक्षीय यहाँ पर बायलैटरल टॉक्स हैं दोनों राष्ट्रों के प्रमुखों की। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी मुलाकात उनकी है और प्रधानमंत्री से भी वो मुलाकात है। कल वो राष्ट्रीय दिवस की परेड में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। राजकीय उनकी यात्रा है दूसरी, 2015 के बाद काफी इंतजार यहाँ पर प्रधानमंत्री का था और 10 वर्षों के बाद ये इंतजार पूरा हुआ है। और वहां पे उसमें भी आप देखेंगे कि जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस कंटिजेंट है वो उसमें हिस्सा लेता हुआ नजर आएगा। यानी कि विभिन्न मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और मॉरिशस एक बहुत ही शानदार सहयोग की तस्वीर पेश कर रहे हैं। G20 समिट में आप जानते हैं किस तरह से मॉरिशस को एक विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया था। आज दोहराया भी जा रहा है, उसको याद भी किया जा रहा है जया, और निश्चित तौर पर मौका भी है, दस्तूर भी है और हम उसको याद भी कर रहे हैं। और सच माने में अगर आज देखा जाए तो आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ हर देशवासी प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है इन तस्वीरों को देख करके। ऐसा लगता है कि हमारे ही जो भाई हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारे साथ बनी रहिए। मैं चाहूँगा कि विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से भोजपुरी गीत गवई के साथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया,
आपको लगता है कि एक बार फिर से रिश्ते जो है जिसको कहते हैं कि भाषा, संस्कृति, परंपरा, इन सब के जरिए जो भारतीयता की महक थी वो एक बार फिर वहाँ पर ज़रूर महसूस की लोगों ने, विनोद जी? निखिल, मैं जया से जो समझ पाया हूँ वे आप समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, भारत से गए हुए और खास करके पूर्वांचल और बिहार से गए हुए जो गिरमिटिया मजदूर हैं, आपको उनको इनके बारे में उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान, उसको लेके कभी भी उन्होंने कोई डुप्लीकेसी नहीं लाया जी। आज ये अगर बता रहे हैं कि शिवसागर राम गुलाम और मोहित राम गुलाम की ये चौथी पीढ़ी वहाँ पे है, तो आप ये देखिए कि एक मिनी इंडिया ने किस तरह से ये बिहार और किस तरह से पूर्वांचल के गिरमिटिया मजदूरों ने बनाया है। और उस मजदूरों में अपनी पहचान, जो बिहार के भोजपुर की खुशबू है, जिस गीत गवई की बात कर रही थी जया, वो सीधे ये बताइए, वो अभी भी वहाँ पे गाया जाता है। कई जो फोक सिंगर हैं वो गाते हैं जिसमें वो पलायन के दर्द है। उस पलायन के दर्द में आप देखिए निखिल कि जब मॉरिशस फ्रांस से जीत के ब्रिटेन ने अपने कब्जे में लिया था और भारत से जब मजदूर बिहार में, आपको याद होगा, हमें भी पता है कि गोरखपुर जो था वो उस इलाका में, वो आप कह सकते हैं गिरमिटिया मजदूरों के लिए एक लेबर डिपो बना दिया गया था। और वो सारे मजदूर जब जाते थे तो एक पलायन का जो वो दर्द था, जो टीस थी वहाँ समाज में कि वहाँ के मजदूरों को ले जाया जा रहा है, उसी मजदूर में से गए हुए अगर आप ये देखिए कि मोहित राम गुलाम का ये चौथी पीढ़ी वहाँ पे आज प्राइम मिनिस्टर है, तो आप कह सकते हैं कि उस प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ भारत की, कम से कम बिहार की, उसकी जो अपनी खुशबू है उस मिट्टी की, उसको उसने कभी नहीं छोड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए वहाँ पे इतना भावुक हुए थे कि वो देखिए कि बिहार, उनको लगा कि एक तरह से वहाँ वही वो इलाका है, वही वो जगह है जी। तो संस्कृति की और अपनी पहचान को लेके जो इन मजदूरों के परिवारों ने अपना वो संघर्ष रखा है, वहाँ पे एक मजदूर जाते जाते अपने संघर्ष को एक प्राइम मिनिस्टर की चेयर तक से लेके और मॉरिशस के राष्ट्रपिता का दर्जा लेता है, तो आपको मानना पड़ेगा कि इस पहचान से पूरे हिंदुस्तान को, इन पढ़े लिखे लोगों को, उसको भी सबक लेना चाहिए कि जो सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं उसमें हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि वो कहीं भी दुनिया के देश में हो, अपने लिए एक भारत का एक छोटा कोना जरूर बनाए हुए हैं। उनके दिल में आज भी भारत है और ये गर्व की बात हम लोगों को है, चाहे वो भोजपुर की वो गीत गा के कह रहे हो या अपनी संस्कृति को लेके हो, तो ये पहचान जो बना के रखने की बात है, इस बात को तो आप सैल्यूट जरूर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सैल्यूट भी करेंगे। और जिस तरह से जया ने अभी सारा वर्णन किया, आपने बताया, उसके बाद से प्रसन्नता महसूस होती है, सराहना के शब्द भी निकलते हैं और भावनाएं भी, जिसको कहते हैं कि भावुक भी करती हैं तस्वीरें। एक बार के हमारे ही पूर्वज हैं जिन्होंने जाकर वहां एक मिनी इंडिया बसा लिया है, भारत का कोना बसा लिया है। जय, हम आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आपका पोर्ट लुई से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे गठबंधन की सियासत में एजेंडा, आखिर अपना अपना एजेंडा लेकर किस तरह से तमाम जो सियासी दल हैं वो कभी साथ में और कभी दूर दूर, आखिर क्या है ये सियासत। ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे गठबंधन की सियासत में अपना अपना एजेंडा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर टीएमसी के एजेंडे को लेकर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में आक्रामक दिखे, लेकिन डीएमके की भाषा युद्ध के मामले में कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साधे रखना ही मुनासिब समझा। तो इस सियासत को भी समझिएगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्टोरल रोल का मुद्दा उठाकर बंगाल की सियासत में चुनाव आयोग को मोहरा बनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी ने ममता के सुर में सुर मिलाते हुए संसद में इस पर चर्चा की मांग कर डाली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार कांग्रेस पार्टी के लिए संसद में गठबंधन की एकता का मतलब आखिर क्या है? संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर टीएमसी और डीएमके अपने अपने एजेंडे पर बहस चाहते हैं। नई शिक्षा नीति और 3 भाषा को लेकर डीएमके ने संसद से लेकर सड़क तक इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाया है। सीएम स्टालिन इसे हिंदी थोपने की साजिश बताते रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को सख्त लहजे में बेईमान बताया और छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। प्रतिक्रिया में सीएम स्टालिन ने प्रधान को अहंकारी बताया। शिक्षा मंत्री की भाषा को लेकर डीएमके समेत विपक्षी दलों ने हंगामा किया, लेकिन सवाल उठता है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष को यानी पीठ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज आपको ठोकेंगे, तो इस भाषा को क्या कहा जाए? इसको कतई संसदीय भाषा के दायरे में तो कम से कम नहीं रखा जा सकता। पीएम श्री स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार केंद्र प्रायोजित इस योजना में अपना रुख बदलकर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर शमिका रवि ने अपने रिसर्च में बताया है कि अक्सर लोग तमिलनाडु और केरल को एक साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के मामले में तमिलनाडु काफी पिछड़ा हुआ है। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में तमिलनाडु फिसड्डी साबित हुआ है। जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु सरकार ने सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया। पूरे देश में पीएम श्री योजना लागू है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इस पर अपनी सियासत कर रही है। तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूलों में केवल तमिल भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी। इसमें डीएमके का विरोध आखिर क्या है और क्यों है, ये बात संसद के हंगामे में कहीं सुनाई नहीं पड़ी। पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र सभी पीएम श्री और नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। कोई किसी पर भाषा नहीं थोप रहा है, लेकिन स्टालिन इसे भाषा युद्ध बताकर इसमें चुनावी एजेंडा ढूंढ रहे हैं। सवाल इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया तो संसद में गठबंधन ने इलेक्टोरल रोल को मुद्दा बनाया। लेकिन बंगाल में कानून व्यवस्था के गिरते हाल पर विरोध में उतरे स्थानीय कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं के पास फिर कौन से चुनावी मुद्दे होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और डीएमके के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन ने कहा है कि हमारे यहाँ बच्चे अकेले 3 लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया के बच्चे सिर्फ 1 लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ये बहुत ही अनफेयर है, यानी ये नाइंसाफी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि इंडिया को एक हिंदी राष्ट्र बनाना चाहती है। तो हिंदी जो भाषा है उसको लेकर के बार बार डीएमके और उनको नेता बयान देते रहे हैं। दयानिधि मारन क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Our children alone should learn 3 languages, whereas children in northern India learn only 1 language. Is it a fair? See, if our children want to learn Hindi, they are free to learn Hindi. They want to learn Malayalam, they can free to learn Malayalam. They are free to learn any language. Today we have advanced technologies which do instant translation. You just have, everyone has got a smartphone. You can translate. But this is the RSS ideology of trying to make India into a Hindi country. It's not fair. तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इस पर चर्चा को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये समझेंगे कि आखिर किस तरह से 3 भाषा को सिर्फ तमिलनाडु में थोपा जा रहा है, जब एनईपी यानी जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसके तहत ये पूरे देश में लागू होती है, तो कैसे नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो सकता है। बहरहाल टीएमसी नेता का कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के वोटर का एपिक नंबर बंगाल के वोटर से भी मैच करता है। क्या कहा, आइए सुनते हैं। Epic cards which have been shown is a voter of a particular area of Bengal, his name, there is same epic card of another voter in another state like Gujarat, like Haryana, like Maharashtra. How come that a voter of Haryana, Maharashtra or Gujarat or any other part of the country, he is also included in the voter list of West Bengal? This was first raised by our leader, and thereafter it has been a national issue, and it is found that in every state it is going on, particularly in the opposition ruled states.
Therefore, after consistent demands from our party, the Election Commission had to admit, yes, they found certain discrepancies which they will rectify within 3 months. और भाजपा नेता तरुण चुग ने टीएमसी पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। जब ये वोटर लिस्ट और यही चुनाव योग आपको सत्ता में पहुंचाए, कर्नाटका में सरकार बनाए, तेलंगाना में सरकार बनाए, बिहार में आपको सरकार बनाए, तमिलनाडु में सरकार बनाए, तो ये चुनाव योग ठीक है। अब जनता आपको, आपकी नीतियों को, आपके सहयोगियों को हराता है, आपके पापों, राष्ट्रविरोधी बयानों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर सजा देता है, तो अब हार का ठीकरा चुनाव योग पर फोड़ते हो। जनता द्वारा दी गई सजा का ठीकरा वोटर लिस्ट पर ठोकते हो। ये इंडी गठबंधन का पुराना फैशन है, जनता इसे समझ चुकी है। जनता आपको आपके पापों पर सजा दे रही है और कांग्रेस और इंडी गठबंधन सुधरने की बजाय चुनाव योग पर ठीकरा फेंक रहे हैं। मर्ज का इलाज करिए। कहा कि मर्ज का इलाज करिए, ठीकरा मत फोड़िए। फिलहाल केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि जो शब्द और भाषा चेयर के खिलाफ है वो माफी योग्य नहीं है और फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल जो बात अभी बताई गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से चेयर को संबोधित किया, इसकी बात उन्होंने कही। The word and the language used against the chair, it is unpardonable. वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। तो किन शब्दों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जेपी नड्डा, आइए आपको बताते हैं, सुनाते हैं, दिखाते हैं दरअसल कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल कहा क्या था। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। तो ये शब्द संसदीय कैसे हो सकता है? अगर इसके लिए बहरहाल हमारे साथ इस पूरी चर्चा पर में भाग लेने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं, स्वागत है एसएन सिंह जी। राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी जुड़े हुए हैं और प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत बख्शी आपका भी स्वागत है, विनोद जी आपका भी स्वागत है। और प्रसेनजीत बख्शी के साथ अगर हम शुरुआत करें और इस पूरी सियासत को जानने समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज का जो दिन रहा वो भी पश्चिम बंगाल में घटनाओं से भरा रहा, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और विधानसभा में हंगामा, क्या कुछ जानकारी देंगे प्रसेनजीत? हाँ देखिए, यहाँ पे पिछले निखिल कुछ दिनों से जिस तरह से ये सीधी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुओं के ऊपर और मंदिरों के ऊपर पता नहीं किस तरह से लोग आक्रमण कर रहे हैं और सुबह उठ के लोगों को पता चल रहा है कि मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया है। ये सिलसिला पिछले 1-1.5 महीनों से लगातार जारी है जगह जगह पर, चाहे वो साउथ 24 परगना हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तर 24 परगना हो या नॉर्थ बंगाल की कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। तो आज विधानसभा में ये जो बीजेपी विधायक है, इन लोगों ने इस तरह की जो हिंदुओं के ऊपर और मंदिरों के ऊपर इस तरह की जो अटैक जिसको कहते हैं, इसके कारण इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वॉकआउट किया और अपना बातें रखे। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि आज ये जो एपिक कार्ड और वोटर लिस्ट को लेके जो 27 फरवरी को ममता बनर्जी अपने पार्टी की एक मीटिंग में सवाल उठाई थी कि एक ही एपिक नंबर पर अलग अलग लोगों की नाम है, और चाहे वो हरियाणा की हो, महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, उनका नाम बंगाल में है किसी किसी जगह पर। तो इस बात को लेकर आज 5:30 बजे तृणमूल की जो एक संसदीय दल है वो दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहा है, और 4 बजे उसके पहले बीजेपी की तरफ से बीजेपी के आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से करीब 17.5 लाख फर्जी वोटर इस वोटर लिस्ट में
लगाया गया है। इसमें निखिल अगर आप मौका दे तो मैं और एक बात बता दूं कि ये पूरा राजनीति अभी कांग्रेस की खेमे में चला गया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जिस तरह से इसके ऊपर चर्चा की, मांग की, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस थोड़ा सा बौखला गए हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है जो हमारा इशू वो कैसे इस तरह से हाईजैक हो सकता है। एक्चुअली कहानी यह है कि राहुल गांधी का उद्देश्य कुछ अलग है और ममता बनर्जी का उद्देश्य कुछ अलग है। राहुल गांधी अपने हरियाणा और महाराष्ट्र में हार का कोई जवाबदेही कर नहीं पा रहा है, इसीलिए वो किसी न किसी तरह से बचने की उम्मीद से कुछ न कुछ ढूंढ रहे थे और उनको मिल गया ममता बनर्जी की इस सो कॉल्ड इशू को और वो अपने तरफ से उठा दिए हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का इशू यह है कि उनको पता है कि वो कितने फर्जी वोटर यहाँ की लिस्ट में डाले हैं और आगे जाकर स्क्रूटिनी में वो पता ना चले, इसीलिए वो पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि बीजेपी की तरफ से ये एपिक कार्ड, क्योंकि ये एपिक कार्ड की जो भी क्लैरिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। निखिल जी 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 तो आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। निश्चित तौर पर इस पे किस तरह की सियासत है ये भी इस पर भी बात करेंगे। विनोद मिश्रा जी, अपने अपने मुद्दे, अपने अपने राग अगर कहा जाए और अपनी अपनी सियासत, और सबसे ख़ास बात है जिस तरह से अभी प्रसेनजीत ने बताया कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी ये कभी लगता है कि एक साथ चल रहे हैं और कभी लगता है कि नहीं, एक साथ तो दरअसल नहीं है, दरअसल एक दूसरे के मुद्दे छीनने की भी कोशिश में है। तो क्या ये अदावत है या मोहब्बत है, कैसे इसको समझा जाए? निखिल, मैं दादा की ही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि दादा जो कह रहे थे उसमें एक पेज तो ये भी है कि ठीक संसद की इस दूसरे जो सत्र का शुरुआत होने से पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने ही मांग की थी कि हमको एलओपी का, इंडिया गठबंधन का एक दूसरा नेता चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। उसमें ममता बनर्जी का नाम खुद आ गया था सामने में। तो अब सवाल ये है कि जब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेके वो राहुल गांधी को नेता मानते ही नहीं थे, तो अचानक राहुल गांधी इलेक्टोरल रोल लेके के इशू को लेके कैसे लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में इस मुद्दे को लेके आए। ये कांग्रेस और इनके बीच में, टीएमसी के बीच में ये नूरा कुश्ती की तो अपनी अलग कहानी है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप अपनी रिपोर्ट में जो बता रहे थे कि आप ये देखिए कि आज जिस तरह से विरोध का जो तमिलनाडु में विरोध हो या बाकी टीएमसी के अपने एजेंडे हैं उसको लेके जो संसद में जिस बात की चर्चा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस भाषा को लेके, धर्मेंद्र प्रधान की भाषा को लेके वो आपत्ति दर्ज कर रहे थे राज्यसभा में, क्या ये ठोकना भी एक संसदीय भाषा, मर्यादा की भाषा हो सकती है क्या? और अगर मर्यादा की बात को तार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को भूल जाते हैं, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान का एक बेईमान कहना स्टालिन के लिए कैसे एक अहंकारी राजा हो जाता है जी। तो ये शब्दों की जो जादूगरी में सारे लोग जिस तरह से अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत इसलिए है आज कि देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी आज ये पहली कोई इस तरह की चीजें अपने सामने में ड्राफ्ट नहीं है या वो मसौदा नहीं है पूरे देश के लिए। इंदिरा जी ने भी कोशिश की थी, राजीव गांधी ने भी कोशिश की थी, और ये मोदी गवर्नमेंट की भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन आप इसमें फर्क देखिए, इंदिरा जी ने जब लागू की थी तब जो तमिलनाडु में, जिसको अभी वो कहते हैं स्टालिन की भाषाई युद्ध की एक दूसरी शुरुआत होगी, वो भाषाई युद्ध का मामला था कि वो हिंदी को एक कंपलसरी की बात कह रहे थे। राजीव गांधी के समय में भी इस तरह के आंदोलन हुए थे। लेकिन ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में तो सीधे सीधे ये है कि आप हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषाओं को इस 3 भाषाओं के फॉर्मूले में रख सकते हैं। रही ये एक बात कि आखिर जो स्टालिन और वो जो अभी दयानिधि बता रहे थे, तो उनको तेलुगु को रखने में, मलयालम को रखने में क्या दिक्कत है? हिंदी ना रखें। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें जो अभी जो रिपोर्ट आई है, समीक्षा रविका, जो अभी आप रिपोर्ट देख लीजिए कि पूरे तमिलनाडु में प्राइमरी एजुकेशन की हालत सब देश में सबसे ज्यादा खस्ता हाल है। आप उन लाखों करोड़ों बच्चों के सिर पे आप एक भाषा की सियासत कर रहे हैं, और उस बच्चे को जिसके लिए पीएम श्री योजना लागू की गई थी, जो एक आप ये कहते आप इतना इंपॉर्टेंट योजना है कि जिसमें स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके उन गरीब बच्चों को उसमें शामिल करना है जो मुख्य धारा में बच्चे शामिल हो सकते हैं। आपने उसमें एक लैंग्वेज का एक बैरियर लाके, जबकि वहां प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा कंपलसरी है, तमिल ही मातृभाषा होगी,
ये विरोध का कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की सबसे इसमें चीज पॉलिटिक्स को साफ साफ एक्सपोज हो रही है कि आप तमिलनाडु के इशू पे, भाषा के इशू पे चुपचाप है, लेकिन आपको ममता बनर्जी के टीएमसी का इलेक्टोरल रोल सूट करता है तो आप वहां उस बोलने के लिए सदन में हंगामा कर रहे हैं। तो ये पूरी सियासत जो है लोगों को तरीके से समझनी चाहिए कि इस सियासत का मतलब क्या है। जी बिल्कुल, इस सियासत का मतलब क्या है, राहुल लाल शायद इसको समझाने की कोशिश करेंगे। राहुल लाल, मन मन भावे मूड हिलावे, कभी साथ चलना कभी नाराज हो जाना, ये किस तरह की सियासत है? दरअसल क्या इसको समझा जाए कि ममता बनर्जी के आप साथ चल रहे हैं और जब भाषा की बात आती है तो वहां से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन मौन समर्थन देने की कोशिश करते हैं? नहीं, देखिए, हमें नहीं लग रहा कि डीएमके के मामले में कांग्रेस जो है कि मौन समर्थन दे रहा है। कीर्ति चिदम्बरम जी का कल का बयान देखिए तो डीएमके के साथ कांग्रेस जो है कि मजबूती के साथ खड़ी है। कीर्ति चिदम्बरम जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि त्रिभाषा फॉर्मूला को जबरन थोपा नहीं जा सकता है। देखिए, मुख्य मामला क्या है, जबरन थोपा कहां जा रहा है? ये बात बार बार कही जा रही है कि जबरन थोपा जा रहा है। जबरन कैसे थोपा जा रहा है, जरा ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, हम भी एनलाइटन हो कि जबरन कैसे थोपा जा रहा है। जी बिल्कुल निखिल जी, देखिए, आपने अपने भूमिका में बड़ी अच्छी चीज कही और विनोद जी ने भी कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं चूंकि तमिलनाडु से फिर पश्चिम बंगाल की तरफ चलूंगा जी, कि देखिए, शिक्षा नीति कोई पहली बार नहीं आई, त्रिभाषा फॉर्मूला भी पहली बार नहीं। विनोद जी ने सही कहा, 1968 में जो है कि वो पहली जो है कि शिक्षा नीति आई, उसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूला था 68 में। 86 में राजीव गांधी लेके आए, उसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूला था, और अब 2020 के नई शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा फॉर्मूला है। लेकिन अंतर क्या है पहले और अभी की स्थिति में? पहले इसे बाध्यकारी नहीं बनाया जा रहा था, राज्यों को समझाने के प्रयास होते थे। अब केंद्र सरकार ब्लैकमेलिंग करने की स्थिति कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान के 2152 करोड़ रुपया केंद्र सरकार रिलीज करने से मना कर रही है कि नहीं, आप अगर हमारी नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उससे नहीं देंगे। देखिए, कांग्रेस को अगर आप मैं बता दूं, कांग्रेस त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध नहीं करती। कांग्रेस ने तो उसको कर्नाटक में लागू भी किया, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने इसे लागू किया है। लेकिन तमिलनाडु में अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार उन्हें समझाने का प्रयास सही ढंग से नहीं करती है इस मामले को, तो बताइए वैसे स्थिति में जबरन दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कर्नाटक में आपने उसको लागू कर दिया, दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कर दिया, लेकिन फिर तमिलनाडु के लिए वो दूसरा हो गया। जैसे अभी आपने सुना था कि डीएमके के नेता भी कह रहे थे कि भाई नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो बच्चे केवल 2 ही। अरे भाई, जो एनईपी है या जो नई शिक्षा नीति की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जा रही है, वो पूरे देश में एक समान है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में कोई और है और उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी नीति अपनाई जा रही है। तो फिर ये कहना, और आप खुद कह रहे हैं कि कर्नाटक में और दूसरे राज्य में हमने लागू किया है, फिर तमिलनाडु में आप विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, इसलिए कि केंद्र सरकार वहां पे दबाव बना रही है। देखिए, आपको अगर कोई राज्य असहमति बता रही है, लेकिन जी देखिए, वहां पे केवल डीएमके विरोध नहीं कर रही है, वहां की जो विपक्षी पार्टी है एआईडीएमके, वो भी विरोध कर रही है। मैं इसमें बीच में जवाब एसएन सिंह से लूंगा, लेकिन दरअसल सच्चाई यह है कि दोनों ने ही भाषा की पॉलिटिक्स की है, इसलिए विरोध कर रहे हैं राहुल जी। निखिल जी, खाली एक पंक्ति में मैं कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वो किसानों को समझाने में विफल रहे थे, माफी भी मांगी थी। हमें लग रहा है कि केंद्र से वही गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है। राज्य को अगर समझाने का प्रयास होगा तो राज्य सरकार समझेगी, लेकिन फंड रोक के दबाव बनाना केंद्र सरकार के द्वारा, इसका कहीं से भी मैं जब हिंदी को थोपा ही नहीं जा रहा है, हमको ये बताया नहीं भी अभी तक आपने कि किस तरह से थोपा जा रहा है। जब हिंदी को थोपा ही नहीं जा रहा, आपके बस में है 3 भाषा, आप कोई भी ले लें, हिंदी इज नॉट एसेंशियल, तो फिर कैसे थोपा जा रहा है? आप हमको ये समझा दीजिए। मैं एक पंक्ति में यही चीज आप जो बगल के राज्य हैं, आप चाहे वो केरला की भाषा हो जाए, चाहे आप साउथ इंडिया के दूसरे राज्यों की भाषा है, वो आप क्यों नहीं सिखाने की बात करते हैं तमिलनाडु में? और आपको बता दूं, तमिलनाडु की जो सियासत है, ये आप बेहतर जानते होंगे कि वो कह रहे हैं कि हम उर्दू को अपनाएंगे, हिंदी को नहीं अपनाएंगे। तो ये जो फेर है, ये जो सियासत है, इसको बहुत भली भांति समझा जा सकता है। एसएन सिंह निखिल जी, इसको बड़े आसानी शब्दों में आप समझ सकते हैं। निखिल जी, अगर हम समझना चाहें तो आप समझा देंगे, अगर हम नहीं समझना चाहें तो आप कहते रहे, हम गोल गोल कहते रहे। आदरणीय राहुल लाल जी ने बड़ी अच्छी अभी यहीं पे कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल समर्थन है, कांग्रेस पार्टी पी चिदम्बरम जी तो समर्थन कर रहे हैं, जो त्रिभाषी चीजें हैं उसका विरोध कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध कहा करे, कांग्रेस अगर विरोध करती तो इतनी अच्छी नीति वो कर्नाटक में लागू कर ली और वो हिमाचल में लागू कर ली, इसमें तो कोई विरोध ही नहीं है। लेकिन ये समझा पाने में असमर्थ है। मैं इसीलिए राहुल जी कह रहा हूं
कि अगर आप समझना नहीं चाहेंगे तो हम नहीं समझा पाएंगे। वही नीति अगर कर्नाटक में अच्छी है, वही नीति हिमाचल में अच्छी है, संपूर्ण भारत में अच्छी है, तो तमिलनाडु में क्यों अच्छी नहीं? क्योंकि वहां की जो जमीन है उस परिप्रेक्ष्य में आप समझिए, कुछ लोगों को बंटवारे की राजनीति करनी है, उत्तर दक्षिण में बांट दीजिए, पूर्व पश्चिम में बांट दीजिए। नहीं तो भारत की जब शिक्षा नीति बन रही थी पहले भी, तो उस समय हुआ कि हिंदी को प्राथमिकता देते हुए किया जाए, तो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और देश के जितने शिक्षाविद थे उन्होंने कहा कि नहीं, भाषाई आधार पे इंग्लिश को भी ले आया जाए, चूंकि अंग्रेजी जो है वो हमको दुनिया से जोड़ती है। मुझे लगता है अगर अंग्रेजी दुनिया से जोड़ देती है, हम जर्मन की भाषा पढ़ाते हैं तो कांग्रेस कहती है नहीं, वो इसलिए कि हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जापानी भी पढ़ के एक दूसरे को जान जाते हैं, बहुत सारी चीज सहजता हो जाती है। अगर हम कोई ऐसी चीज हो जो दूसरे प्रदेश की भाषा को जाने, और ये जो समानता अगर आ जाती है दो चार प्रदेश से तरह से, चूंकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, आप महाराष्ट्र से लेकर और यहाँ तक उत्तराखंड तक आ जाएंगे, वो सभी हिंदी बोलते हैं। उसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ जानते हैं क्या है? राजनीति। कांग्रेस की वो बंटवारे की राजनीति, तमिलनाडु में भी वो बंटवारे की राजनीति कांग्रेस ने शुरू किया था। उस समय भी उन्होंने कहा भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और कलर के आधार पे बांट के अपनी राजनीति चमकाना है। तो आप बताइए निखिल जी, अगर आप समझना नहीं चाहते तो कैसे समझाएगा? चौथी बात मैं कह रहा हूं कि अभी ममता बनर्जी और उसकी चर्चा कर रहे थे हमारे आदरणीय विनोद जी। निश्चित तौर पर आप देखेंगे ममता बनर्जी ने पहले ही रुख स्पष्ट कर चुके थे जो आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और हम किसी भी तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को अगर वो स्वीकारती हैं तो वो खतरे में पड़ जाती है, उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाती है। इस नाते वो हाफ टाइम के लिए एक होते हैं, टाइम के बाद दूर हो जाते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आपने कहा वोटर लिस्ट के बारे में, अच्छी बात है, चुनाव आयोग में आपने शिकायत किया, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए थे इसी वोटर लिस्ट को लेके एक तकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितनी पार्टियां थी, लगभग 24 पार्टियां गई थी, अगर आपके पास कोई साक्ष्य कोई सबूत हो तो आप उसको दीजिए। राहुल गांधी जी के एक चीज का मैं कोट करना चाहूंगा, हिमाचल के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी के 3 बयान आते, उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 1 करोड़ मतदाताओं में अंतर पाया गया, फिर उन्होंने कहा नहीं 80 लाख अंतर पाया गया, फिर उन्होंने कहा 38 लाख अंतर पाया गया। आप किसी चीज पे तो ठहरिए निखिल जी, जब ये कहा जाता है कि संपूर्ण भारत के लोगों का जो वोटर लिस्ट है, वोटर कार्ड है, वो आधार से जोड़ दिया जाए, तो आदरणीय राहुल गांधी जी और राहुल लाल जी की पार्टी कहती है कि नहीं, ये आप क्या चाहते हैं, लोकतंत्र को खतरे में डालना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास कभी आधार कार्ड बन ही नहीं पाया है, और चूंकि वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाना होता है। अब मैं इस परिप्रेक्ष्य में आता हूं, ये सारी चर्चा इस बात को लेके हो रही है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं निखिल जी, उनको किसी बात की चर्चा नहीं करनी है, उनको सिर्फ भारत के संसदीय मर्यादा को, भारत के लोकतंत्र को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है। इसलिए कहा जाता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आपने जितनी विपक्षी पार्टियां थी संसद में, जितनी मांगे आप लोगों ने कहा कि इस बात पे चर्चा हो जाए, आपने मणिपुर पे चर्चा हुआ, कौन भाग गया? आपने जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लिया, उस पर चर्चा जब शुरू हुई, आप भागे। मुझे लगता है कि इनको चर्चा नहीं करना है, इनको भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है। और आदरणीय राहुल लाल जी, मैं जरूर आपसे कहूंगा, अगर कोई कमी हो तो आप जरूर बताएं, लेकिन आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी समझा नहीं पा रही है, ये कोई कमी नहीं है, हम नहीं समझा पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा है, ये ठीक है। राहुल लाल जी कर्नाटक में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में आप समझ गए, तमिलनाडु में आप वही बात समझ नहीं पा रहे। ये मतलब जगह का अंतर फर्क है या वहां सियासत बदल गई? मैं बिल्कुल देखिए पॉइंटेड वे में 2 तथ्य केवल रखूंगा इसमें। नंबर 1 तथ्य कि पहले से केंद्र सरकार के शिक्षा नीति को लेके, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार, या फिर जब स्मृति ईरानी जी उच्च शिक्षा मंत्री होती थी तब का भी अगर हम लोग नीति लें एजुकेशन पॉलिसी को लेके, उन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि केंद्र सरकार की नीति सलाहकारी होती है, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके राज्य सरकारों को तय करना है। मुझे एक मिनट इजाजत दे दीजिए, आपका पॉइंट आ गया, यही पॉइंट आपने पहले भी कहा था। निखिल, यही पॉइंट राहुल लाल जी आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। पहले तो आप इस दोनों में अंतर समझ लीजिए कि नई शिक्षा नीति और पीएम श्री योजना दोनों अलग अलग चीज है। इस चीज को थोड़ा सा समझिए। पीएम श्री योजना केंद्र की एक आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना है, जो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का उसका बेसिक कंसेप्ट है।
कि भारत के गरीब स्कूलों को बच्चे आइडेंटिफाई प्राइमरी कर- एजुकेशन के, सुनिए तो सही, प्राइमरी स्कूल के बच्चे कैसे इनलाइटेंड हो। भारत के प्राइमरी स्कूल के बच्चे, सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे मैं कह रहा हूं कि वो बच्चे कैसे मुख्य धारा की जो और स्कूल्स हैं उसके कंपटीशन में आए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27,000 करोड़ रुपए का बजट इसमें एलोकेट किया है। 27,000 करोड़, मैं रिपीट करता हूं, नोट करिएगा। और इसके लिए आप देखिए, आप लोग चीजें को ना इस तरह से गुमराह करते हैं कि फैक्ट्स को एकदम पूरा ये बना देते हैं। पीएम श्री योजना, सुनिए तो, पीएम श्री योजना कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, हर इस पंजाब में, हर स्टेट में लागू है। कौन स्टेट नहीं चाहेगा कि भाई उसके गरीब बच्चे, उसके प्राइमरी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। कौन स्कूल नहीं चाहेगा गरीब बच्चे प्राइमरी एजुकेशन, सरकारी स्कूल की भाई उसके स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। ये सिर्फ तमिलनाडु है जो एक सियासत उन गरीब लाखों करोड़ों गरीब बच्चों के सिर पे कर रही है, जो बात धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे। इसलिए वो बेईमान कह रहे थे कि भाई आपके यहां पब्लिक स्कूल में 3 फार्मूला लागू है जी, लेकिन आप जब पब्लिक सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, ये भाषा युद्ध की बात करते हैं। सवाल इस देश को समझने की जरूरत है कि भाई पीएम श्री योजना में मातृभाषा कंपलसरी है, कंपलसरी है मैं कह रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि पीएम, ये बीजेपी सरकार और मोदी सरकार समझा नहीं पा रही है और किसान नीति और किसान योजना अपना रहे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, इस चर्चा को विराम देंगे और एक पॉइंट और जोड़ दूं। राहुल लाल जी, आप ये भी समझिएगा, जैसे मैंने कहा ना कि वो ये कहते हैं कि हम उर्दू को तो जोड़ लेंगे लेकिन हिंदी में दिक्कत है, एक बात। दूसरी बात जो अभी विनोद जी ने कही कि जितने भी वहां पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिस पब्लिक स्कूल्स की बात अभी विनोद जी कह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में वो चाहे नौकरशाहों के स्कूल्स हों और चाहे डीएमके और एआईडीएमके सरकार के तमाम, जो डीएमके सरकार के तमाम मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके स्कूल्स हैं, वहां सब पर ये जो 3 भाषा वाला जो फॉर्मूला है ये हर जगह लागू है। उन्होंने लागू किया है। केवल प्राइमरी स्कूल में गरीबों के बच्चों को गुमराह रखना चाहते हैं, उनको दूर रखना चाहते हैं, यह भी सियासत है। तो आप एक जगह दे रहे हैं अपने स्कूल में, जो आप स्कूल खुद चला रहे हैं उसमें दे रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चों को नहीं देना चाहते। तो सवाल तो आपकी मंशा पर उठेगा। मैं तो आपके माध्यम से केंद्र सरकार से कहूंगा कि कम से कम फंड रोकने की व्यवस्था को आप रोक दें। फंड जो है पीएम श्री योजना का है, फिर गुमराह मत करिए। फंड जो है वो पीएम श्री योजना का है, वो बिल्कुल अलग है। और जब पूरे देश में लागू है तो बिना काम किए, ये ममता बनर्जी की तरह बात मत करिए कि जी वहां पर काम नहीं हुआ, मनरेगा का काम नहीं हुआ, उसका फंड कहीं और दे दिया और बाद में फिर दूसरे। आज हमारे पास चर्चा का विषय, हमारे पास चर्चा का समय बस इतना ही है। सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों को धन्यवाद। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। है और मिथिला में बनेगा सीता माता मंदिर। जी हां, जनक नंदिनी जानकी जी का मिथिला में भव्य मंदिर बनाए जाने को लेकर चर्चा वर्षों पुरानी है, लेकिन अयोध्या में रामलला के वनवास टूटने पर यह उम्मीद मिथिला में भी जगी और ये बढ़ी कि उनकी जानकी जी के लिए भी एक ऐसा भव्य मंदिर मिथिला में कब बन सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के शाश्वत मिथिला कार्यक्रम में यह ऐलान किया कि मिथिला में जल्द ही सीता माता का भव्य मंदिर बनेगा। यह मंदिर दुनिया में नारी शक्ति का संदेश देगा। गृह मंत्री ने मिथिला के ज्ञान और दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि देश के विकास में योगदान देने के लिए मिथिलांचल और बिहार के लोग हमेशा आगे आए हैं। इसका प्राचीन काल से लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी की जन्मस्थली मानी जाती है। स्वयंसेवी संगठनों और बिहार सरकार के प्रयास से वहां पुनौरा धाम मंदिर का निर्माण भी शुरू किया गया है।
बिहार सरकार ने जन्मस्थली के आसपास पर्यटन की सुविधा बढ़ाने के लिए बुनियादी सहूलियतों पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इस क्षेत्र के विकास से नेपाल और भारत के बॉर्डर इलाकों में रोजगार सृजन की बड़ी संभावना बन सकती है। लेकिन जिनका काम विरोध का है वे सिर्फ विरोध की ही भाषा खेलेंगे। राजद नेता तेजस्वी और उनके साथ ही साथ जो तमाम नेता हैं राजद के साथ साथ, वो ये कहते हैं कि मंदिर के जगह अस्पताल बनाना चाहिए, यानी कि अस्पताल बनाने की वकालत करते हैं। कई विपक्ष के नेता इसे चुनावी एजेंडा बताते हैं, लेकिन बिहार के विकास और पर्यटन को लेकर उनकी क्या योजना है वो ये नहीं बताते। यानी मंदिर की जगह अस्पताल बन जाए, लेकिन विकास और पर्यटन को लेकर का आपका रोड मैप क्या है वो ये नहीं बता सकते। सवाल विरोध का नहीं है, सवाल विकास के साथ विरासत संभालने के संकल्प को लेकर है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में माता सीता के भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। तो अमित शाह की घोषणा के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय क्या कुछ कहते हैं, आइए ये भी सुनाते हैं आपको। जब माननीय गृह मंत्री जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं यानी जो कहते हैं वह करते हैं। मां सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा। और जेडीयू नेता राजीव रंजन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ने कहा है, जैसे अयोध्या सजा है, जय श्री राम का नारा बुलंद हुआ है, अब बिहार की धरती पर मां जानकी की शक्ति का भक्ति जगेगा और सियापति रामचंद्र की जय होगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण इस समय पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे सीधे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मधुरेश, सबसे पहले तो बताइए कि जो भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं, उनके बारे में बताइए। क्या कुछ, किस तरह का एक फीलिंग्स, जो भावनाएं हैं सीतामढ़ी के लोगों की, और जो राम जानकी का जो मंदिर, माफ़ कीजिएगा, जानकी जी का जो मंदिर बनने के लिए की जो बात हुई है और जिसकी घोषणा अमित शाह ने की है, उसके बाद से क्या रिएक्शन है लोगों में, और इसको लेकर सियासत की गुंजाइश बचती कहाँ है, जिस पर भी सियासत शुरू हो गई है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि राम जी का जब मंदिर अयोध्या में बना था, ठीक उसके बाद ही ये घोषणा कर दी गई थी कि ऐसा ही भव्य मंदिर माता सीता का मिथिला में भी बनाया जाएगा। सीतामढ़ी जहाँ पे उनकी जन्मस्थली है, वहां पे इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और साइमल्टेनियसली थोड़े वक्त बाद ही बिहार सरकार और कुछ वहाँ की जो स्वयं सेवी संस्थान है, उनके द्वारा इस मंदिर के निर्माण कार्य को भी शुरू कर दिया गया। निश्चित रूप से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है और इस मंदिर के निर्माण से एक बड़ा पर्यटन का जो क्षेत्र है वहां पे विकसित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने के बाद लाखों करोड़ों का जो व्यापार है वो हो रहा है। कुछ इसी तरह का व्यापार यहाँ भी होने की संभावना है। और बिहार एक ऐसा मात्र पूरे देश में राज्य है जहां पर आध्यात्म और जो उद्योग है उसको जोड़ करके एक साथ रोजगार के अवसर को विकसित किया जा सकता है। इसके लिए आप चाहे गया की तरफ देखें जहाँ विष्णुपद मंदिर है, या फिर बोधि टेम्पल है, या फिर आप सीतामढ़ी को देखें जहाँ पे माँ जानकी का जन्म हुआ था। तो निश्चित रूप से ये बिहार के विकास के में एक नया चैप्टर ऐड करेगा जब यहाँ पे माँ जानकी की भव्य मंदिर बनाई जाएगी। बिल्कुल, विरासत और विकास की बात साथ साथ होती है, विरासत और विकास की बात साथ साथ होती है, लेकिन इसमें भी सियासत ढूंढ रहे नेता, इसका भी विरोध। ऐसा क्यों? क्या वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं?
हाँ, निश्चित रूप से ये कंप्लीटली जो विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है और इसमें दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं एक साथ में। पहला फैक्टर ये है कि विपक्ष को लग रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का जो फायदा है वो बीजेपी को मिला, एनडीए को मिला, कहीं बिहार में भी इसी तरह का फायदा सीता मंदिर के निर्माण से एनडीए को न मिले। और दूसरा जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें भी विपक्ष लगा हुआ है। लगातार राजद और खास करके सीपीआईएम के जो नेता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर बनाया जाना चाहिए, बिहार में कॉलेजों की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा में क्रांतिकारी काम किया है। यहाँ पे स्कूली शिक्षा से लेकर के जो हायर एजुकेशन है उन तक में बहुत सारे वर्क किए गए हैं, स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा लाखों लाख शिक्षकों की बहाली की गई। मैं आपको बता दूं कि इसी रविवार को नीतीश कुमार ने 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटा है। इसके बाद भी विपक्ष एकमात्र मौका ढूंढ रहा है, निश्चित तौर पर मौका ढूंढ रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि वोट बैंक की सियासत है, ये लगता है कि कम से कम एक वर्ग को खुश किया जा सकेगा अगर हम इस मंदिर का विरोध करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मधुरेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।